तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चेंग शाओ एक ब्लैक पैंथर को बचाता है, मगर वो ब्लैक पैंथर तो ऐसा पनौती बंदा निकलता है जो कि किसी के लिए भी कोई भी अच्छी बात कहता है तो उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। चेंग शाओ उसकी इस एबिलिटी को देखते हुए जानबूझकर लुया को उसका शिकार बनाता है और वो उसे अपना नाम लुया बताकर उसकी हेल्प करता है। और वो पनौती बंदा जब अपने घर जाता है तो वो एक टेबलेट के सामने बैठकर लुया के लिए वर्शिप करना शुरू करता है और दूसरी तरफ लुया पूरी तरह से उजड़ जाता है। न सिर्फ उसकी वाइटैलिटी हर्ट होती है बल्कि उसका पूरा का पूरा गोल्डन पैलेस ही बर्बाद हो चुका था, जिस पर वो खुद भी अपना सर पीटने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मगर मदर न्यूआ को उसके बारे में पता चल जाता है कि ये सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट की वजह से हो रहा है। वो फौरन से चेंग शाओ को अपने पास बुलवाती है और उसे कहती है कि आइंदा से वो ऐसी कोई भी हरकत ना करे। मगर हमें दिखाया जाता है कि लुया के पास डी ज़ेंग आता है और वो उसे डीमन एम्परर की एक सील दिखाता है, जिस पर लुया उससे वो सील छीनने की कोशिश करता है, मगर डी ज़ेंग उससे फौरन से दूर हट जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये सील चाहिए तो फिर तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। तुम मेरा बस एक काम कर दो, चाहे तुम उसमें कामयाब हो या ना, मगर ये सील मैं तुम्हें दे दूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंग शाओ एक पीक के ऊपर खड़ा हुआ होता है और अचानक से वहाँ पर लिंगर आ पहुँचती है और आते साथ ही चेंग शाओ से आकर लिपट जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर मैं वापस आ गई हूँ। जिस पर चेंग शाओ से कहता है कि लिंगर तुम्हें देखकर खुशी हुई, मगर तुम्हें खुद हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, कभी भी खुद को ऑफ गार्ड मत किया करो। ये सुनते ही वो फौरन से पीछे हट जाती है और कहती है कि ब्रदर जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे अपने गार्ड की कोई जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे हर जगह प्रोटेक्ट करेंगे। मगर फिर चेंग शाओ से कहता है कि तुमने इस ट्रिप में सच में काफी कुछ सीख लिया है और तुम काफी ग्रो भी कर चुकी हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें ऑफिशियली एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। ये सुनकर लिंगर को एक झटका सा लगता है और वो कहती है कि सीनियर ब्रदर मुझसे कोई सीक्रेट बात कहना चाहते हैं, पता नहीं वो क्या कहने वाले हैं। उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे, मगर अचानक उसे एक जोर का झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि चेंग शाओ हुई शुआनडू का डिसाइपल है और वो वाटर गॉड भी है, और उसके अलावा उसके पास और भी अलग अलग तरह की कुछ आइडेंटिटीज हैं। और चेंग शाओ से कहता है ये बात सीक्रेट है और इसे हमेशा छुपा कर रखना। और वैसे भी मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि आजकल मैं सेक्ट से बाहर जाने लगा हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही खास शख्स से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही लिंगर के तोते उड़ जाते हैं, जिसके बाद चेंग शाओ कहता है कि तुमने फेरी यून शाओ के बारे में तो सुना ही होगा। जिस पर लिंगर कहती है कि क्या तुम उसी लड़की की बात कर रहे हो जो कि हेवन एंड अर्थ की पावर से पैदा हुई है। ये सुनकर उसे अब यकीन होने लगा था कि ब्रदर चेंग शाओ और फेरी यून शाओ वो दोनों शायद अब एक हो चुके हैं। जिस पर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि क्यों मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। मगर फिर चेंग शाओ कहता है कि अभी ये बात बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अभी कुछ बता नहीं सकता कि फेरी यून शाओ का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है। वो मुझे भी इतना ही लाइक करती है जितना मैं उसे लाइक करता हूँ, या फिर मुझे लेकर वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड ही बनकर रहना चाहती है। मगर मैंने फील किया है कि मुझे लेकर वो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड होने लगी है। हम लोग आजकल अकेले में बैठकर बातें भी किया करते हैं, इससे पहले हम लोग कभी भी इस तरह एक साथ बैठकर ना बातें किया करते थे, ना ही हम लोग एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज आया करते थे। मुझे लगता है कि शायद वो मेरे लिए सेम वैसी ही फीलिंग्स रखती है जैसे कि मैं रखता हूँ। मगर लिंगर कहती है कि ब्रदर मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं ये बात सच है। मगर चेंग शाओ कहता है कि वो लड़की सच में बहुत ही ज्यादा जेंटल और काफी इंटेलिजेंट है, वो हर एक प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती है, जिसकी वजह से मुझे उसमें इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर लिंगर कहती है कि वो तो एक कंजेनिटल बीइंग है, उसे तो इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, ऊपर से वो सेजिस और हेवन गॉड्स के साथ मिलती जुलती है तो उसे समझदार भी तो होना ही चाहिए, और ऊपर से उसकी खूबसूरती भी मुझसे ज्यादा है। लगता है कि मेरी ही किस्मत खराब है, मेरा उसके साथ तो किसी तरह से कोई भी मैच नहीं, ना मैं उसकी तरह समझदार हूँ, ना ही मैं उसकी जैसी इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मेरे पास कोई सुप्रीम लेवल की पावर है, मैं एकदम फुद्दू लड़की हूँ। और फिर चेंग शाओ से कहता है कि मैं तुम पर और मास्टर पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी हेल्प करो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस लड़की के दिल में मेरे लिए क्या है। ये बात सुनकर लिंगर के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो फौरन से कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम चाहे जो भी कहो मैं उसे हर हाल में पूरा करके दूंगी। मगर दिल ही दिल में वो कह रही होती है कि फाइनली मेरे पास एक चांस है, मैं अपनी जगह बना सकती हूँ। इतने में अचानक फिर वहाँ पर मास्टर की युआन आ जाता है तो वो लिंगर को देखता है और लिंगर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फौरन से भागते हुए आकर मास्टर से लिपट जाती है। अब पता नहीं उसे मास्टर से मिलने की ये खुशी थी या फिर चेंग
शाओ का दिया हुआ सदमा था जिसकी वजह से वो रोने लगी थी। इतने में फिर अचानक सेट की बेल बजना शुरू होती है तो वो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और चेंग शाओ फौरन से अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए बाहर देखने की कोशिश करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे अपनी सेट के गेट पर आकर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हमें शिनक्यू फोक्स क्लान के लोग आए हुए होते हैं और वो फोक्स गर्ल जिसका नाम शाओलान था वो मास्टर की युआन से कहती है कि तुम्हें दोबारा देखकर काफी अच्छा लग रहा है। ये बात सुनकर मास्टर की युआन तो बिल्कुल हैरान से रह जाता है कि ये कौन लड़की है, मगर चेंग शाओ कहता है कि अरे नहीं, लगता है कि इस लड़की के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वहाँ पे खड़ी हुई एक लेडी एल्डर कहती है कि मेरी जी फैमिली शाओलान को मास्टर की युआन को सौंपना चाहती है क्योंकि ये लड़की मास्टर की युआन को पसंद करना चाहती है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों एक कपल बन जाएं। ये बात सुनकर तो मास्टर की युआन पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर की युआन चेंग शाओ को दौड़ा रहा होता है और उससे कहता है कि ये सारी हरकत तुम्हारी होगी, देखो तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। वो फोक्स गर्ल तो मुझ पर लट्टू हो गई है, तुम्हें लगता है कि मैं इस उम्र में आकर उससे शादी करूंगा। मगर चेंग शाओ खुद को बचाते हुए कहता है कि मास्टर मैंने तो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, मुझे क्या मालूम था कि वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। मुझे लगता है शायद वो लड़की जरूर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। जरा एक मिनट के लिए रुक जाइए, मैंने अपने मैजिक मिरर्स हर जगह लगाए हुए हैं, जरा एक मर्तबा देखते हैं कि वो लड़की क्या सोच रही है। ये सुनकर मास्टर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और वो लोग अपने उसी मैजिक मिरर के जरिए देखते हैं कि वो फोक्स गर्ल अभी भी बैम्बू फॉरेस्ट के बीचों बीच एक जगह मौजूद है और वो कह रही है कि मास्टर की युआन क्या वो मुझे पसंद नहीं करते, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। जब से मैंने लास्ट टाइम उनसे मुलाकात की थी उसके बाद से मैं कभी भी सुकून से नहीं सो पाई, ना ही मैं उन्हें कभी भुला पाई हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ मास्टर की युआन दिखाई देते हैं, लगता है कि वो मेरे दिल में अपना घर बसा चुके हैं, मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर मास्टर की युआन और चेंग शाओ को भी झटका सा लगता है और लिंगर कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि ये लड़की सीनियर ब्रदर की वजह से बेवकूफ बन गई है। और मास्टर गुस्से में कहता है कि चेंग शाओ तुमने मुझसे किस चीज का बदला लिया है। ये कहते ही वो फिर से उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और चेंग शाओ कहता है कि मास्टर मेरे ख्याल से आप उससे मिलकर अपने दिल की बात कह दीजिए, अगर आप उसे पसंद नहीं करते तो आप फौरन से इनकार कर दीजिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंग शाओ और लिंगर छुप कर देखते हैं कि मास्टर और वो फोक्स गर्ल एक जगह खड़े हुए हैं और लिंगर कहती है कि सीनियर ब्रदर क्या वाकई में ये लड़की मास्टर पर फिदा हो चुकी है। तो चेंग शाओ कहता है कि नहीं, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये इसका कोई जाल हो सकता है, ये हमेशा से लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाती आई है। ये पहले उन्हें अपने प्यार का झांसा देती है और फिर उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती है। और होता भी ऐसा ही है। मास्टर उसके बारे में सोचने लगा था मगर वो कहता है कि अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं। और दूसरी तरफ उसकी हरकतें देखकर चेंग शाओ और लिंगर भी शर्माने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। और दूसरी तरफ फिर शाओलान वो मास्टर की युआन से कहती है कि अरे ये क्या, लगता है तुम्हें कोई खरोच सी आ गई है, मैं तुम्हें फौरन से हील कर देती हूँ। ये कहते ही वो मास्टर को टच करने की कोशिश करती है तो मास्टर की युआन फौरन से पीछे हट जाता है, जिस पर शाओलान कहती है कि क्या हुआ कि युआन तुम मुझे ऐसे देख क्यों नहीं रहे, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मगर मास्टर की युआन तो उसके करीब आते ही फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि शाओलान लगता है कि शायद तुम्हें सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में नहीं मालूम, मगर मैं तुम्हें अपने बारे में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही लिंगर कहती है कि ब्रदर लगता है कि मास्टर तुम्हारा भांडा फोड़ने वाले हैं, शायद अब तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में भी लड़की को पता चल जाएगा। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो फोक्स गर्ल फिर मास्टर की युआन से कहती है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। ये कहने के बाद वो दिल ही दिल में कहती है कि लगता है कि शायद अब ये ओल्ड मैन अपने असली रंग दिखाने वाला है। मगर मास्टर कहता है कि तुम मुझे जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो मास्टर कहता है कि ये बात सुनने में काफी ज्यादा फनी लगेगी मगर मैं ये बात तुम्हें बता कर ही रहूंगा। मगर वो लड़की कहती है कि लगता है कि शायद आप मेरे साथ कोई मजाक करना चाहते हैं, मैं आपकी बात को अभी भी नहीं समझ पा रही। तो मास्टर उससे कहता है कि बात मैं क्लियरली बताऊंगा, जिस बंदे से तुम मिली थी वो मैं नहीं था, वो जो कोई भी था उसने मेरा भेष बदला हुआ था और तुम उससे मिलकर उससे इंस्पायर हुई हो। मेरा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। वो शख्स जो भी है उसने बहुत ही बुरी हरकत की है, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर शाओलान कहती है कि आखिर कोई बंदा मुझे इस तरह अपने प्यार के जाल में फंसाकर बेवकूफ क्यों बनाएगा। तो मास्टर कहता है कि लोग एक
तरह के दिख सकते हैं, मगर दोनों के मोरल टेम्परामेंट अलग अलग होते हैं। तुम जिस बंदे से मिली थी वो बंदा एक फेक था। ये कहते ही वो जैसे ही पलटता है तो दूसरी तरफ वो फॉक्स गर्ल उसे गले से पकड़कर जमीन पे दे मारती है और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा एक फेक बंदे से नफरत करती थी। ये सुनकर मास्टर कहता है कि क्या नफरत? और इस तरफ चेंग शाओ कहता है कि ये लड़की मेंटली अब डिस्टर्ब हो चुकी है, इसकी सच्चाई सामने आने लगी है। मगर फिर लिंगर कहती है कि मास्टर को उसकी सच्चाई का पता चल गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की मास्टर को कोई चोट पहुंचा दे। वो जैसे ही जाने लगती है तो चेंग शाओ फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि फिलहाल सब्र करो। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है वो फॉक्स गर्ल मास्टर की युवान से कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगी? मैं पहले से ही समझ गया था कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे एक्सप्रेशन और तुम्हारा ये गुस्सा साफ साफ बता रहा है कि तुम यहाँ पर बदले की आग में आई हो, मगर तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनना चाहिए था। तुम एक डीमन हो और तुम्हें किसी बेवकूफ बंदे ने मेरे होलिये में आकर बेवकूफ बना दिया। कितनी शर्म की बात है। मास्टर की बातें सुनने के बाद वो लड़की काफी परेशान हो जाती है और मास्टर को जैसे ही छोड़ती है तो वो दोबारा से गुस्से में अपना पंजा मास्टर की तरफ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी जगह कौन था वो जिसने मुझे बेवकूफ बनाया? तो मास्टर कहता है कि मैं किसी की सेफ्टी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता। मेरे ख्याल से तुम खुद ही उसका पता लगा लोगी। जब तक तुम उसका पता लगा लो तब तक उस बेचारे को थोड़ी देर के लिए जिंदा रहने दो। और इस तरफ चेंग शाओ भी ये बातें सुनकर काफी परेशान होता है और इस तरफ फॉक्स गर्ल मास्टर की युवान को छोड़ते हुए कहती है कि अगर तुम वो बंदे हो ही नहीं जिसने मुझे बेवकूफ बनाया है तो फिर तुम्हें मरने का फायदा ही क्या? ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है और दूसरी तरफ चेंग शाओ बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली मास्टर ने उसे अच्छे तरीके से ट्रीट करके यहाँ से रफा दफा कर दिया। मगर फिर मास्टर कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ। ये सुनते ही वो दोनों के दोनों मास्टर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और चेंग शाओ कहता है कि मास्टर, सच में आज तो आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। वो लड़की अपने खूबसूरती के झांसे देने के बावजूद भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाई। मगर मास्टर तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। वो चेंग शाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। ये सुनकर लिंगर कहती है कि सीनियर ब्रदर, तुम तो गए, अपना ख्याल रखना। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। वो उसे एक बेम्बू फॉरेस्ट में लेकर जाता है और चेंग शाओ से कहता है कि हम लोग अपनी नाराजगियों को खत्म कर सकते हैं और इस वक्त क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और तुम एक वाटर गॉड भी हो तो तुम किसी की भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हो। मगर इस तरह तुम अपनी इज्जत खो बैठोगे। ना तुम्हारी कोई इज्जत करेगा, ना ही तुम्हारी वजह से बाकी लोगों की इज्जत होगी। और वैसे भी मैं अब तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें ज्यादा कुछ टीच भी नहीं कर सकता और तुम इसके पीछे का रीजन भी जानते हो। और मैं जानता हूँ कि बाकी लोगों को लेकर तुम हमेशा से बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहते हो और हमेशा उन लोगों की परवाह करते हो, मगर तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हें कॉज एंड इफेक्ट को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारा किया हुआ कोई भी काम आगे चलकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिस पर चेंग शाओ मास्टर से माफी मांगता है और मास्टर अपनी स्टिक उसके सिर पे दे मारता है और कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें अफसोस होना चाहिए और क्योंकि तुम अब एक हेवन के बहुत बड़े गॉड बन चुके हो तो मैं अब तुम्हें ज्यादा टीच नहीं कर सकता। बस तुमसे अब इतना कहना चाहूंगा कि कॉज एंड इफेक्ट को भी ध्यान में रखा करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर युन शाओ वो चेंग शाओ का लेटर पढ़ रही होती है। चेंग शाओ ने उससे अपनी सारी सिचुएशन शेयर कर दी थी, मगर फिर युन शाओ से कहती है कि तुम्हें हमेशा से अपनी सारी सिचुएशंस को कवर अप करते रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बहुत ही जल्दी मारे जाओगे और वो फॉक्स गर्ल तो तुम्हारे ही किए की वजह से तुम्हारे सामने आई है, इसलिए तुम्हें भी उसे डील करना चाहिए। ये सुनकर चेंग शाओ कहता है कि क्या तुम मुझसे कोई कंप्लेन कर रही हो? मैं जानता हूँ कि मैंने इस सिचुएशन को बहुत ही रफली हैंडल किया है जिसकी वजह से इसका नतीजा इतना बुरा निकला है, मगर मुझे इस सिचुएशन को अब आगे के लिए पूरी तरह से सिक्योर करना होगा क्योंकि इसकी वजह से मास्टर की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। और दूसरी तरफ फिर युन शाओ से कहती है कि तुम अपने दिल की बातें अपने दिल में मत रखा करो। तुम्हें जब भी मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम मुझसे इस तरह बात कर सकते हो या फिर मुझसे मिलने के लिए भी आ सकते हो। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। ये कहने के बाद
वो अपना लेटर एक क्रेन के जरिए चेंग शाओ की तरफ भेज देती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चेंग शाओ के दिए हुए उसी गोल्डन कॉइन के साथ खेलते हुए टाइम स्पेंड कर रही होती है और उसका ध्यान अभी भी चेंग शाओ की ही बातों में था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसकी जूनियर सिस्टर्स उसके पीछे खड़ी होकर उसे देख रही होती है। और फिर बिशियाओ फौरन से वहाँ पे आती है और वो कहती है कि लगता है कि एल्डर सिस्टर किसी के ख्यालों में गुम है। ये सुनकर फिर यून शाओ कहती है कि क्या कहा तुमने, किसी के ख्यालों में? तो फिर दूसरी शाओ सिस्टर भी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी के ख्यालों में गुम हैं। कोई ऐसा शख्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, शायद आप किसी को देखना चाहती हैं या फिर किसी से मिलना चाहती हैं। ये सुनकर फिर यून शाओ गोल्डन कॉइन की तरफ देखती है और उसे फिर से चेंग शाओ की याद आती है जब वो गॉडेस हाउटू को वापस से उसकी रियल बॉडी में भेजना चाहता था। उस वक्त फिर यून शाओ चेंग शाओ को ही देख रही होती है कि वो कितनी समझदारी के साथ काम कर रहा है। मगर फिर फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और इस चीज को मैं क्या कहूँ, मगर मेरे ख्याल से मुझे अभी भी सोचने की जरूरत है। मैं फिलहाल उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगी। ये सुनकर वो शाओ सिस्टर्स हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चेंग शाओ एक जगह खड़ा हुआ होता है और उसके पास एक मैसेज आता है और बताया जाता है कि मास्टर की युआन के साथ कुछ मसला है। ये सुनने के बाद वो फौरन से लव गॉड के पास चला जाता है। वहाँ पर वो लव गॉड उसे दिखाता है कि मास्टर की युआन का वो छोटा सा पुतला किसी लड़की में इंटरेस्टेड है। जिसके बाद चेंग शाओ वो उस लव गॉड से कहता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आपने मास्टर की युआन की मैरिज किसी के साथ फिक्स कर दी, वो भी किसी को बताए बगैर। मगर वो लव गॉड कहता है कि मास्टर की युआन के लिए यही बेहतर है, उनकी किस्मत में आगे चलकर एक लड़की आएगी, उनकी जिंदगी को बदल देगी। ये सुनकर चेंग शाओ कहता है कि जरा एक मिनट रुको, क्या ये वे ऑफ हेवन की वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं ये फोक्स गर्ल तो डाइजी की बॉडी पर कंट्रोल करने वाली तो नहीं है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका एक पेपर मैन फौरन से एक जगह छुप कर उस फोक्स गर्ल की जासूसी करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक जगह बैठी भी होती है और कहती है कि झूठ तो आखिरकार झूठ ही होता है, भले ही हमारा दिल साफ हो मगर हमारा जाहिरी होलिया वो बिल्कुल गंदा है, तो इससे हमें कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी एक और टेल क्रिएट करते हुए खुद को 7 टेल फॉक्स में कन्वर्ट कर देती है। उसे इस तरह देखकर चेंग शाओ उसे मारने की कोशिश करता है मगर अचानक उसे याद आता है कि मदर नुआ ने उससे कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हशर भी तुम्हारे लिनेट से आए हुए उस एल्डर की तरह ना हो तो फिर तुम्हें अपनी हद में रहना होगा और हेवन की बॉटम लाइन को बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये सुनने के बाद चेंग शाओ अपना इरादा कैंसिल कर देता है। अगले सीन में हमें शियोंग विलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चल रहा होता है। अचानक वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और देखते ही देखते फिर वहाँ पर आग के गोलों की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो विलेज पूरी तरह से तहस नहस होना शुरू हो जाता है और सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और हमें फिर वहाँ पर डीमंस को दिखाया जाता है जिन्होंने उस विलेज पर हमला किया था। वो सारे के सारे डीमंस लुया के क्लान के डीमंस थे जो कि लुया के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस विलेज पर हमला कर रहे थे। और चेंग शाओ को बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट में 162 सिटीज पर एक साथ ही डीमंस ने हमला किया है। और दुश्वान पीक का मास्टर फिर चेंग शाओ को बताता है कि हमारे पास एक लेटर आया है और कहा गया है कि डीमंस ने हर जगह हमला किया हुआ है। वो लोग हजारों की तादाद में हमारे सेक्ट की तरफ भी आ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी वो लोग हमला कर रहे हैं वो लोग उस सेक्ट को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि वहाँ के डिसाइपल्स को भी चुन चुन कर मार रहे हैं। तुम एक हेवन गॉड हो इसलिए तुम्हें इस सिचुएशन को जल्द से जल्द हैंडल करना चाहिए। चेंग शाओ देखता है कि वो सारे के सारे डीमंस शियोंग विलेज पर भी हमला कर रहे हैं और उसे बताया जाता है कि डुशवान पीक की तरफ आने वाले डीमंस की तादाद कम से कम भी 1 लाख के आसपास है। और हमें दिखाया जाता है डीमंस बहुत ही तेजी से डुशवान पीक के गेट के पास आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ पूरे सेक्ट में अलार्म्स बजने लगते हैं और डीमंस उस सेक्ट के बाहर आकर एक साथ ही जमा हो गए थे और वो बहुत ही जल्दी उस बैरियर को तोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा हमला करने वाले थे। अगले सीन में हमें डी जेंग को दिखाया जाता है। उसने लुया से कहा था कि अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो लुया को डीमन एम्परर की सील वापस कर देगा, जिस पर लुया ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी बात पर क्यों भरोसा करूं, हो सकता है कि मेरा काम होने के बावजूद भी तुम ये सील मुझे वापस ना करो। मगर डी जेंग फौरन से नीचे आता है और उससे कहता है कि मैं हेवन ओथ लेने के लिए भी तैयार हूँ
मगर फिर लुया का वो सर्वेंट उससे कहता है कि अगर आप ये सील सच में हासिल कर लेते हैं तो आप नॉर्थ साइड के जितने भी डीमन मास्टर्स हैं उन सबको अपनी मुट्ठी में ले आएंगे। और लुया कहता है कि डीमन सील ये डीमन की है और इसे वापस से डीमन क्लान के पास ही आना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डी जेंग अपने डीटिंग को लेकर जा रहा होता है और फिर डी कहता है कि मास्टर क्या आप वाकई में इस डीमन सील के जरिए उसके साथ कोई डील करने वाले हैं? तो डी जेंग कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, इस मर्तबा मैंने जो प्लान बनाया है उसकी 17 लेयर्स हैं। मेरी कैलकुलेशन इस मर्तबा खराब नहीं होगी। देखते हैं कि वो वाटर गॉड अब इसे किस तरह हैंडल करता है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।